समझ चुके हैं कि बैलेंस जो है वो किसी एक के हिसाब से डेबिट होगा तो अगले के हिसाब से 100% क्या होगा? क्या हमको इधर और इधर में 99% और 1% वाला कुछ हिसाब किताब है क्या? क्या हम 100% श्योर हैं ऐसा ही होगा? ये बात का ध्यान रहे कि ऑपोजिट हमेशा होगा। तो जब अगर ये लिखते हैं कि मेरा बैलेंस एज पर कृष्णा डेबिट है, मतलब कृष्णा को पैसे मिलने वाले हैं, संकल्प के लिए वो लोन है, तो मैंने उसको 1,20,000 क्रेडिट कर दिया। ठीक, अब ये बैलेंस बिगड़ रहा है। अब इसका मतलब बताओ, संकल्प के हिसाब से कितने पैसे देने हैं? मैंने कितने देने हैं? मेरे हिसाब से मैंने देने हैं, उसने लेने कितने हैं? तो क्यों हो रहा है ये फर्क? नहीं अच्छी क्यों? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं, आप कारण बताओगे और मैं यहां पर लिखूंगा और सवाल बन के खड़ा हो जाएगा। अभी देखो कारण लिखते हैं। इंटरेस्ट, इन्होंने बोला इंटरेस्ट की वजह से फर्क आया होगा, और एक फर्क हमने अभी भी सीखा था, वो क्या था? किसकी वजह से फर्क आया था? एक छोटे से चेक की वजह से, एक चेक की वजह से फर्क आया था। वो भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। लोन की बात हो रही है, कृष्णा बोलता है 1,20,000 मुझे चाहिए, मैं बोलता हूं 1,40,000 दूंगा, और फर्क इंटरेस्ट का होना चाहिए, तो फर्क निकाल दो। कहानी बनानी है बस, बाकी सब पता है। सिर्फ कहानी बनानी है कि 20,000 के इंटरेस्ट का एक फर्क निकालो कि इनके बुक्स में ये बैलेंस कम कैसे हो गया, इंटरेस्ट के माध्यम से। सिर्फ कहानी बनानी है बस। इन्होंने इंटरेस्ट कुछ तो है जिसको एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, इतना समझ में आ रहा है? कुछ तो है जो इन्होंने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, या फिर कुछ तो है जो मैंने एक्स्ट्रा। सोच के देखो कहां आपके पास कहानी है, कुछ प्लस करने की कहानी है या कुछ माइनस करने की कहानी है? सुनाओ, प्लस वाली कहानी सुनाओ। इंटरेस्ट का कारण होना चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट कारण होना चाहिए, और कोई कारण हम नहीं सुनेंगे। मैंने जोड़ दिया ब्याज की, मेरे को देना है, लेकिन इन्होंने वो रिसीव ही नहीं किया है, वो ब्याज जोड़ा ही नहीं है। मैंने भी ब्याज देना है जोड़ा है, दिया नहीं है, क्योंकि दिया रहता तो वो लोन को थोड़ी ना बढ़ाता, वो तो चुपचाप प्रॉफिट लॉस से चला जाता। इंटरेस्ट याद आ रहा है? इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। लोन के अकाउंट से हमने एडजस्ट करके उसको खींच के बाहर निकाला था उस घड़े से, ताकि तुम लोन के बैलेंस को डिस्टर्ब ना करो, प्रिंसिपल को। क्या हमने ऐसा किया था क्वेश्चन में? बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेके, ठीक उसी प्रकार से यहां भी वही हो रहा है। ये ब्याज अगर मैंने दे दिया तो क्या वो लोन के बैलेंस को बढ़ाएगा? नहीं, क्योंकि वो दे दिया, बैंक से पेड हो गया और वो खर्चा हो गया मेरा, वो लोन के बैलेंस को नहीं बढ़ाएगा। वो तभी बैलेंस को बढ़ाएगा जब मेरा बैलेंस अभी भी बचा है, उसको देना, क्रेडिट है, देना बाकी है, तब तो क्रेडिट होगा। तो मेरा पैसा देना बाकी है, तभी लोन बैलेंस प्लस हो गया। मैंने 20,000 का इंटरेस्ट अपनी बुक्स में एंट्री मार दिया, खर्चा अकाउंट डेबिट ब्याज का, और क्रेडिट पेबल कुछ तो पे करना है, कहीं से तो पे करना है, किया ही नहीं है मैंने, तो लोन अकाउंट में डाल दो। इन्हीं का लोन है, लोन में मैंने ब्याज को प्लस कर दिया। अब ब्याज का बैलेंस बढ़ गया, क्या मेरा बैलेंस बढ़ गया? उनके मुकाबले बढ़ गया। गलती जस्टिफाई हो रही है, कहानी बाद में बना रहे हैं हम, पहले गलती को समझ रहे हैं, कहानी बाद में बना रहे हैं। तो यहां पर सवाल को सॉल्व करने का सिचुएशन नहीं है, यहां सॉल्व किया हुआ सिचुएशन से सवाल बनाने का सिचुएशन है। हम उल्टा चल रहे हैं, हम सवाल बना रहे हैं। महसूस कर रहे हो? तो हमने गलती पहले देख ली, गलती निकाल ली, गलती का कारण ढूंढना था। किसी ने बोला ब्याज, अब ब्याज से ही कहानी बननी चाहिए कि क्यों मेरे बुक में बैलेंस एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्यों इनके बुक्स में बैलेंस कम दिख रहा है। और कहानी क्या थी कि मैंने ब्याज की एंट्री कर ली। कैसी एंट्री कर ली? कि मेरे को ब्याज इनको देना है और बैलेंस प्लस हो गया, जबकि इन्होंने ऐसी कोई एंट्री नहीं की कि इससे ब्याज लेना है। क्या ये काफी है एक कारण के तौर पे?
क्या एक रीजन के तौर पे काफी है कि इंटरेस्ट पेबल, भाई लोन पैसा मैंने उठाया तो ब्याज कौन देगा? वो देगा क्या? मैं ही दूंगा, ये भी तय है। तो पेबल इंटरेस्ट को मैंने एक्स्ट्रा एडजस्ट कर दिया, जोड़ दिया एज ऑन मार्च। भाई मैंने 31 मार्च का हिसाब किताब उनसे पहले क्लोज कर दिया, क्या ये नहीं हो सकता? मैंने उनसे पहले क्लोज करके एंट्री मार दी, बैलेंस बिगड़ गया। ये बोल रहे हैं स्टेटमेंट भेजो, मैंने स्टेटमेंट भेजी, ये बोलते हैं 140, मेरा तो 120। अब उनको बैठ के रिकंसिलेशन बनानी, वो बनाते रहेंगे। उन्होंने रिकंसिलेशन में क्या लिख दिया? बस अपनी कॉपी में लिख के दिखाओ, सिंपल लिख के दिखाओ, बैलेंस एज पर ये, बैलेंस एज पर ये, और बीच का रीजन, इतने में आपका आंसर खत्म, जैसा हमने बनाया था। तो अब इसका आंसर लिखो आप लोग कुछ इस प्रकार से, इस फॉर्मेट से इस एग्जांपल का आंसर लिखना है आपको, और प्लस माइनस देखना चाहता हूं मैं। और ये वाली बैलेंस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कृष्णा के हिसाब से बन रही है, इस बात का ध्यान रखना। कृष्णा ने बनानी है, ये बना पाए इसको आप लोग? ओपनिंग किसके हिसाब से लिखे हो? बैलेंस एज पर। और क्लोजिंग किसके हिसाब से लिखे हो? बैलेंस एज पर। बीच में आप लोगों ने एंट्री जो लिखी है उसमें क्या नरेशन डाला है, मेरे को एक एक से अलग अलग सुनना है। और क्या हमको वैसे भी समझ में आ रहा था कि 1:20 से 1:40 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर पूरा हमारा फोकस प्लस माइनस में है या उस कारण पे है? कारण पे है, क्योंकि बैलेंस दोनों के गलत नहीं है, सिर्फ किसी के पास कुछ एंट्री ऊपर नीचे है, गलत है या मिसिंग है या एक्स्ट्रा है ना? तो अब कृष्णा अपनी बुक्स में इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बाद कौन सी एंट्री पास करने जाएगा? जर्नल एंट्री कौन सी? कृष्णा की बुक्स में एंट्री करनी है। संकल्प की बुक्स में हो गई है, कृष्णा को पता चल गया है, रिकंसिलिएशन हो गया है। अब कृष्णा को एंट्री करनी है ताकि बैलेंस मैच हो जाए, कि बस रिकंसिलिएशन रिपोर्ट बना के छोड़ देना है? एंट्री भी करनी है। सोचो मैं क्या डेबिट करूंगा और क्या क्रेडिट करूंगा कृष्णा की बुक्स में, तो संकल्प का बैलेंस से मैं मैच होने लग जाऊंगा। और लोन उसके लिए क्या है? एसेट है, पैसा दे रखा है। तो एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करेगा वो? संकल्प को डेबिट, क्योंकि बढ़ाना है उसको बैलेंस। अब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिकंसिलिएशन एंट्री तक आ गए। और आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कभी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बस पड़ोस में है, वो आ रहा है, थोड़ी दूर है, बचा है, अगले मोहल्ला उसी का है। ठीक, अभी हमारा मोहल्ला कहां था? रिकंसिलिएशन एंट्री तक, अभी जस्ट पहुंचे वहां। तो हमारा सवाल ये था कि कृष्णा के बुक्स में बैलेंस दिख रहा है इतना डेबिट जो कम है, और संकल्प में दिख रहा है इतना क्रेडिट जो ज्यादा है। तो ज्यादा लेके जाना है अगर इसके बुक्स को, तो ब्याज की एंट्री करनी पड़ेगी। ब्याज जो है इनके लिए कमाई है, खर्च नहीं है, और लोन जो है इनके लिए लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है। भाई ये किसी को देके रखें, इनको पैसा मिलेगा तो एसेट है, और उसके ऊपर कमाई भी मिलेगी। अभी मिल गई क्या? नहीं। अभी यहाँ पर ऐसी कोई एंट्री की चर्चा हुई है क्या? नहीं। तो संकल्प ने क्या किया? मैं लोन का पैसा, ब्याज का पैसा दूंगा, क्रेडिट कर दिया मैंने कृष्णा को, और मेरा खर्च डेबिट किया मैंने ब्याज। इसकी उल्टी एंट्री कृष्णा ने की, मेरे को ब्याज का पैसा मिलेगा, डेबिट, संकल्प को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट क्या कर दिया? ब्याज की कमाई। इतना समझ में आया पूरा साइकिल? अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। इसी सवाल में एक छोटा सा ट्विस्ट डालेंगे, और आपको देखना कितना बुखार आने लगेगा। एक शब्द बदलूंगा सिर्फ, ध्यान से देखो, टॉइंग 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 टॉइंग। अब निकालो इसका मतलब, और अब बनाओ इसकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई एक आधा एंट्री है जो मेरे पास हो रखी है और इनके पास नहीं हो रखी है? क्या ऐसा हो सकता है? बताओ। कौन सी गलती हो सकती है? कौन सी एंट्री की वो गलती हो सकती है? हाँ, सोचो ना भाई। नहीं, वो तो एंट्री सही था ना, लेकिन बीच में कोई एंट्री मिस्टेक हुआ है? मैंने कृष्णा को
एग्जैक्टली यही मतलब है इस बात का, जोर से बोलो। कृष्णा को मैंने ज्यादा पैसा दे दिया कि मेरे को उससे लेना दिखा रहा है, और वो पैसा मैंने चेक के माध्यम से दिया था और वो पैसा क्लियर नहीं हुआ है। तो कृष्णा की बुक्स में अभी भी क्या दिख रहा है कि पैसा लेना बाकी है, जबकि एक्चुअली में उसका चेक क्लियर नहीं हुआ है। और अगर क्लियर हो गया रहता तो उसकी बुक्स और मेरी बुक्स में बैलेंस सेम होता, तब वो मुझे फिर पैसा दे रहा होता, क्योंकि मेरी बुक्स में डेबिट हो गया है तो उसकी बुक्स में क्या होने वाला है, सही सही क्रेडिट, कायदे से। लेकिन अब गड़बड़ हो गई, अब सुधारते चलो। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले उसका रीजन लिख देते हैं। क्या रीजन लिखें? संकल्प ने चेक दिया था बट क्लियर नहीं हो पाया। अपनी अपनी नोटबुक में मेरे को इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। अभी आपको कृष्णा बोलता है कि मेरे को 1,20,000 रिसीव करने हैं, डेबिट बैलेंस है। कृष्णा बोलता है मेरे को 1,20,000 रिसीव करने हैं, डेबिट बैलेंस है। और संकल्प बोलता है कि मेरे को कृष्णा से 1,40,000 रिसीव करने हैं। गलती ढूंढो, एक एंट्री से गलती हुई है। और वो गलती का नेचर क्या है? संकल्प ने चेक दिया था बट क्लियर नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ा हिंट है आपको। अब सिर्फ एक एंट्री, आपको सिर्फ एक गलती निकालनी है, बस सिर्फ एक गलती, एक रकम, और उसको उसी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसी जगह पे जाके लिख देना है। अभी मेरा बैलेंस क्रेडिट से डेबिट हो गया, मतलब मैंने ना सिर्फ लोन की रकम चुकाई बल्कि एक्स्ट्रा दे दिया, इतना एक्स्ट्रा कि मेरे बुक्स में 1,40 उल्टा डेबिट हो गया। तो पहले मैंने 1,20 दिया, फिर 1,40 और दिया, तब जाके तो 1,40 डेबिट हुआ। नहीं तो 1,20 माइनस में था ना, मैं क्रेडिट में था। पहले बराबर आऊंगा फिर प्लस में जाऊंगा, तो कितनी रकम लगेगी मेरे को? 260। 260 का चेक वैल्यू से मैंने पेमेंट की एंट्री की, जो कि पैसा उनको रिसीव नहीं हुआ, इसलिए ये फर्क आ गया। अब समझ में आया? प्लस माइनस और डेबिट क्रेडिट से ऊपर है रिकंसिलिएशन, मिलान करना है रिकंसिलिएशन। डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस की तो सिर्फ समझ होनी चाहिए, वही सब कुछ नहीं है। ठीक है? तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत हम लोगों को लाइफ में हजारों जगह पड़ने वाली है। चाहे आप लोग कहीं ऑडिट पे जाएं, चाहे सीए जॉब में जाएं, चाहे आप लोग किसी फैक्ट्री में अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर बनते हैं तो भी ये जगह है। आप जूनियर से जूनियर अकाउंटेंट हैं और आप बैंक की एंट्री करके अपने सीनियर को देते हैं और आपकी बैंक की एंट्री मैच नहीं खा रही है, तो आपकी जवाबदारी नहीं बनती क्या कि उनके पास रिपोर्ट ले जाने से पहले ही मैं रिकंसिलिएशन बना लूं, ताकि उनको दिखा सकूं कि सर ये डिफरेंस है और इस वजह से है, कि उनके बोलने का इंतजार करूं कि ये डिफरेंस मैच हो रहा है। आप बोलोगे नहीं, फिर वो पूछेंगे क्यों, आप बोलोगे पता नहीं। ये अकाउंटेंट की अच्छा काम कैसे हुआ? तो आप अगर देख रहे हो कि बैलेंस मिसमैच है, मुझे सीनियर के पास लेके जाना है, काम और मेहनत मैंने ही किया एंट्री का, तो मुझे इसका रिकंसिलिएशन पहले से रेडी करके ले जाना है। ये आपका एटिकेट होना चाहिए अकाउंट्स के प्रति, क्योंकि आप जानते हो कि जब अगले को अकाउंट समझाने जाओगे ना, तो उसके भी सवाल होंगे, क्या उसका जवाब पहले से रखे हो आप? ये है रिपोर्टिंग। ठीक? पहले से पूछे जाने वाले ऑब्वियस सवाल का जवाब पहले से लेके जाना आपकी ही खूबी को बढ़ाएगा। तो हल्के पतले डेटा ऑपरेटर के लेवल पे खुद को उम्मीद करोगे ना, तो इस लेवल पे नहीं सोच पाओगे। आप मजबूती से आगे बढ़ना है तो ये सब आदत का हिस्सा होना चाहिए कि अगर कुछ मिसमैच, कुछ मिस्टेक, कुछ रिकंसिलिएशन की जरूरत है तो ये रिपोर्ट खुद ही बना के ले जाए। ट्रम्प, अच्छा एक छोटा सा ट्विस्ट करते हैं, यहां पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को मेरे हिसाब से बनाते हैं हम, फॉर संकल्प। ठीक है? देखना कैसे मैसेजिंग चेंज होगी सबकी। सब लोग एक ही जैसा रिजल्ट लिखना अपने नोटबुक में भी, अलग अलग नहीं लिखना। अगर मैं संकल्प के लिए ये बना रहा हूं और बैलेंस मिसमैच है, तो मैं रीजन क्या लिखूंगा बोलो? क्या इतना लिखना काफी नहीं है कि चेक दिया या पेड बट नॉट क्लियर्ड? ठीक है? 2,60,000। तो पूरा गेम यहां पर इसको लिखने का था या 2,60,000 को ढूंढने का था?
पूरी मेहनत कहाँ थी? 2,60,000 को ढूंढना। ये लिखना मेहनत का काम नहीं है, ये रिपोर्ट है, बस ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, लचर कचर भी लिख दो, चलेगा। वो 2,60,000 को ढूंढना इंपॉर्टेंट था। वो 2,60,000 कैसे निकला? जब हम डेबिट को समझे कि संकल्प भी डेबिट बोल रहा है, कृष्णा भी डेबिट बोल रहा है, लेकिन संकल्प का पहले क्रेडिट था, फिर बाद में उसका डेबिट हो गया। मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा डेबिट किया है उसने। डेबिट कैसे किया है? पेमेंट से। ये एग्जाम्पल हमने ढूंढ के निकाला, क्योंकि हमको चाहिए था कि हम कुछ ऐसा प्लस माइनस करवाएं जो खतरनाक हो। तो ये समझ में आया सबको? अब ऐसा एक रिकंसिलिएशन लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की छुट्टी। ठीक है, बताओ क्या कारण हो सकता है ऐसे बैलेंस का? संकल्प भी बोल रहा है 1,40 मुझे देना है, वो बोल रहा है 1,40 देना है, दोनों मतलब बस पैसे भाई मेरी भाई तुम्हारे को देना है, तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो। मैं बोल रहा भाई तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो, और ये दोनों बोल रहे हैं कि यहीं पर गिरा दो। ये दोनों बोल रहे हैं पैसे यहीं पे गिरा दो भाई, उधर से भी डाल रहा है इधर से भी डाल रहा है। दोनों बोल रहे हैं मुझे पैसे देने हैं भाई, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये रखो, क्रेडिट दिखाया ना मैंने। वो भी बोल रहा है भाई भाई आपको पैसे देने हैं आप रखो। ये दोनों बोल रहे हैं यहीं गिरा दो, हमारे काम आ जाएंगे, तुम दोनों मत रखो। ऐसा करें या रिकंसिलेशन करें? कुछ तो एंट्री ऊपर नीचे हो रही है तभी बैलेंस मिसमैच हो रहा है ना? कि लॉटरी लग गई किसी की? नहीं लगी ना, अभी रिकंसाइल किया जा सकता है। तो कारण ढूंढो, ऐसा कौन सा कारण है कि मैं भी बोल रहा हूं कि भाई मुझे तुमको पैसे देने हैं, वो भी बोल रहा है कि भाई मुझे तुमको पैसे देने हैं। तो वो झटका क्या था कि मैंने पैसा दे दिया इनको, अमाउंट पेड बट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, और उनका बैलेंस सही दिख रहा है, उन्होंने सही मेंटेन किया है। क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या ये एक एग्जाम्पल वैलिड है? बैठ रहा है यहां पर कि उनको पैसे मिल गए हैं, एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तभी उनके बुक्स में क्रेडिट दिखा रहे हैं वो, जबकि पहले डेबिट था। लेकिन मैं क्या दिखा रहा हूं कि मैं पैसे दिया ही नहीं हूं अभी तक। तो मेरे को अब अपने बुक्स में एक गलती ढूंढनी है, फिर उसके बाद में उसकी एंट्री भी करेंगे, रिकंसिलिएशन की एंट्री भी करेंगे, लेकिन एक गलती ढूंढनी है। अब गलती ढूंढो, यहां पर लिखो गलती क्या है। संकल्प पेड चेक but forgot to enter। क्या ये कारण बोल सकते हैं हम? संकल्प की बुक्स में गलती है, और हम ये भी लिखें कि प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर संकल्प। संकल्प की तरफ से एक पेमेंट हो गई थी, वो क्लियर भी हो गई थी, नॉट क्लियर नहीं है यहां पर, यहां क्लियर भी हो गया। भाई ने अपने बुक्स में एंट्री भी कर लिया सही, लेकिन संकल्प भूल गया। ऐसा हो सकता है? एकदम वाजिब गलती है। क्या इसका सुधार बिल्कुल इजी है? क्या सुधार है कि जो पेमेंट किया उसकी एंट्री कर दो, हो गया सुधार। पेमेंट की एंट्री का अमाउंट बताओ चलो, तो कितने दिए मैंने उसको? 1,40 प्लस 1,20, 2,60। पिछले सवाल का सिर्फ ये रिवर्स था, ठीक, जस्ट उल्टा। एक ही लॉजिक को प्लस और माइनस अलग अलग नहीं समझोगे ना, खाली प्लस प्लस समझोगे तो लॉजिक समझ में नहीं आता। तो ये आज उसका माइनस भी समझ लिया हमने, उसी बात को उल्टे तरीके से तोड़ के देख लिया। रिकंसिलिएशन समझ में आ रही है सारी बातें? कैसी लग रही है ये वाली क्लास? ये आज तक रिकंसिलिएशन को किसी ने 3 घंटा बैठ के पढ़ाया था क्या? नहीं। हमने कभी बैठ के पढ़ना जरूरी समझा क्या? नहीं। हमने बस एग्जाम के लिए पढ़ा, शायद एग्जाम में ठीक से लिखा होगा नहीं लिखा होगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पास होके ही यहां बैठे हो, है ना? मतलब अकाउंट जैसे सब्जेक्ट को ले लिया आपने हल्के में। इवन अभी बिजनेस स्टडीज भी आने वाला है, हमने बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई इतनी सी की है फंक्शंस ऑफ बिजनेस पढ़ते समय, उसके अलावा हमने बिजनेस स्टडी को छुआ भी नहीं है। ठीक है, पूरा रिवीजन होगा। इकोनॉमिक्स का भी होगा क्या? हाँ जी, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा मीन मीडियन मोड क्या होता है, इस टाइप की बच्चों वाली चीजें पढ़ेंगे, बस हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, ये सब आपकी इच्छा है। अगर आप आज की डेट में ये सपना देखते हो कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्रेटरीट पोजीशन के अंदर इकोनॉमिक्स में कुछ जॉब चाहिए, देश की पॉलिसी बनाने में मैं योगदान देना चाहता हूं कि गरीबों को पैसा दें कि नहीं दें, या डायरेक्टली उसको खाली दाम बढ़ा के दे दें, या
किसानों को कुछ मुआवजा किसी और प्रकार का मिलना चाहिए कि नहीं, या देश में रोड बनाने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, या शिपिंग पोर्ट बनाने के लिए ज़्यादा चाहिए, या एयरपोर्ट बनाने के लिए चाहिए। ये डिसीजन आपको अगर लेना है, आपको इकोनॉमिक्स की इस लेवल की चीफ पोजीशन में जाना है, तो इस कोर्स को करने के बाद आपको एक दिशा मिल सकती है। अगर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं सीखा आपने, कोई बैंक रिकंसिलिएशन, अकाउंट्स, टैली, जीएसटी कुछ भी समझ नहीं आया, पूरे 6 महीने अगर आपके वेस्ट हो गए मान लो, और यहां से ज्ञान लेके निकले 0, लेकिन एक दिशा क्लियर हो गई कि इकोनॉमिक्स मेरे को समझ में आता है, अब इकोनॉमिक्स पे अपना करियर बनाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा, ये एक प्रोफेशन है प्रॉपर, गवर्नमेंट जॉब है भाई, पूरी लाइफ टाइम की गवर्नमेंट जॉब आप लोग पसंद करते हो ना, इकोनॉमिक्स पे काम करो, ग्रेजुएशन भी इकोनॉमी पे करो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स पे करो, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स पे सर्विस दो सरकार को, जहां पर आप फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन पे जा सकते हो, पता नहीं क्या क्या। अगले देश के जो नेता लोग हैं ना, आप हम लोगों में जनरेशन में से निकल के आने वाले हैं। 100 बात की एक बात, अगर अकाउंट्स पसंद करते हो एक सब्जेक्ट के रूप में, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको मान लो पॉलिटिक्स भी पसंद आता है और अकाउंट्स भी पसंद आता है, तो पॉलिटिक्स में तो आप नेचुरली उतर जाओगे और आप अपने इलाके की विधायक, सांसद, पार्षद कुछ भी बन के शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जब आप मंत्रालय जाओगे तो क्या काम संभालोगे? अपने एक्सपर्टीज का। वो क्या है? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। तो आप कैसे इस नॉलेज को पॉलिटिक्स में भी यूज कर सकते हो? तोड़ना मरोड़ना, इतने सारे ऑप्शंस हैं यार, मतलब खत्म नहीं होंगे। तो ये और इस टाइप की बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको वहां भी काम आएंगे। आईएएस बनोगे तो भी ये चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए। बिजनेसमैन बन के कल को कोई बिजनेस खड़ा करना है तो भी ये समझने की जरूरत है आपको। किसी दूसरे के यहाँ अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हो तब तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है ही है, क्योंकि वो आपसे उम्मीद रखता है, इतनी समझ होनी चाहिए आपको। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन का सवाल आपके सामने फेंकेगा और आपको सॉल्व करना है, अगर आप नहीं कर पाए तो आप उस नौकरी के लायक नहीं हो, कुछ दिन में खुद ही वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि कोई नौकरी लेके बैठा है तो सर मुझे नौकरी आपकी दे दीजिए, नौकरी में क्या करना होगा, हाँ ये करना होगा, ये सीखना होगा, ठीक है सर मैं सब सीख लूंगा, मैं सब सीख लूंगी, मैं कर लूंगा। एक होता है ये तरीका, इसमें आपको वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि उस नौकरी को ढूंढ के आप पहुंचे हो। दूसरा तरीका, मैं जानता हूं मैं अकाउंट्स का एक्सपर्ट हूं, मैं जानता हूं मेरे काम की अहमियत सीए ऑफिसेस में और बड़े बिजनेसेस के पास होगी, तो छोटे बिजनेस या छोटे ऑफिसेस में मैं जाऊंगा क्या? नहीं। अब मैं बड़े ऑफिस में आया, वहां भी जॉब खाली है, सर आपकी जॉब के लिए मैं आया हूं, मेरे को ये काम आता है, ये काम अच्छे से आता है, ये काम थोड़ा सा सीख सकता हूँ, लेकिन मैं कोई भी नया काम, नई चीज़ जल्दी से सीख के अपना लूँगा, नया सॉफ्टवेयर जल्दी सीख जाऊँगा। अकाउंट्स का लॉजिक आता है तो नए बिजनेस ट्रांजैक्शन को सीखने में मुश्किल होगी क्या? अकाउंट्स का लॉजिक आता है, डेबिट क्रेडिट आता है, तो आज से 1 महीने पीछे से जब आप लोग अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट ठीक ठाक से पढ़ रहे हो, तब जाके तो ये डेबिट क्रेडिट तुरंत समझ में आया, नहीं तो बाउंसर है कि नहीं है, बाउंसर है कि नहीं है कि 2,60,000 को निकाल के दिखा दे, सिर्फ इतना ही लिख के दे दूंगा मैं। और कितना छोटा सा लॉजिक था, एक चीटी बराबर लॉजिक, आया आंसर खत्म। इफ आगे पीछे कुछ नहीं, आंसर आ गया 2,60,000। सोचना क्या था, थोड़ी कहानी बनानी पड़ी और हमने लिख दिया। संकल्प ने पेड किया चेक बट फॉरगॉट टू एंटर, खुद संकल्प ही भूल गया, तो अब संकल्प उसकी एंट्री करेगा, कैसे करेगा? यहां पे चेक पेड बट नॉट एंटर्ड, जी। लेकिन रियल लाइफ में ये नहीं होगा, रियल लाइफ में आपको बहुत इजी होगा। रियल लाइफ में क्या होगा, आपको एक बैलेंस पता रहेगा, आपको दूसरा बैलेंस पता रहेगा, आपको कारण पता रहेगा, और आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, खाली ये लाइन लिखनी है। 2,60,000 तब भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,60,000 का कैलकुलेशन वाला जो सबसे मेहनती काम है ना, वो वही है, 2,60,000 को ढूंढना। ठीक, अब इसके बाद अकाउंटेंट वाला काम आ जाता है, सिंपल।
2,60,000 ढूंढ लिए, गलती ढूंढ लिए। अब क्या रिकंसिलिएशन के लिए कोई एंट्री कर लोगे, सुधार की एंट्री कर लोगे ताकि बैलेंस मैच हो जाए? तो हम कौन सी एंट्री करेंगे संकल्प के बुक्स में ताकि हमारा बैलेंस मैच हो जाए? जागृति, ये आपको बताना है। संकल्प के बुक्स में इस गलती को कैसे सुधारूं ताकि दोनों का बैलेंस मैच हो जाए। गलती ढूंढ ली, रिपोर्ट कर दी, अब सुधार का काम करना है। बोलो, पेमेंट की एंट्री है जो छूट गई है, तो पेमेंट की एंट्री करनी है। पेमेंट में बैंक डेबिट होता है। बैंक इसलिए क्योंकि पेमेंट किया, और कृष्णा डेबिट इसलिए क्योंकि कृष्णा मेरा लोन था, क्रेडिट था, तो मैंने उसको डेबिट किया ताकि उसका लोन कम हो। कम होते होते इतना डेबिट हो गया कि वो 1,20,000 अब डेबिट दिखेगा मेरे बुक्स में, और कृष्णा के बुक में 1,20,000। तो क्या बैलेंस रिकंसाइल हो गया? ठीक। क्या हम रिकंसाइल और मैच एक जैसे शब्द हैं? नहीं। क्या रिकंसाइल करना और मैच करना एक जैसे शब्द हैं? नहीं। रिकंसाइल करने का मतलब मैच करना होता है, बैलेंस शायद मैच ना हो। क्योंकि देखो ना, 1,20,000 क्रेडिट है, मेरे बुक्स में 1,20,000 डेबिट दिख रहा है। क्या दोनों बैलेंस सेम है? नहीं। क्या दोनों बैलेंस रिकंसाइल्ड है? यस। ये है रिकंसिलिएशन का मतलब, कि दोनों बैलेंस को मतलब के रूप में मैच करना। एग्जैक्ट मैच नहीं होंगे ना तो भी चलेगा, अगर उसका कारण हमारे पास है तो। ठीक है, ठीक है। रिकंसिलिएशन को लेके किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक, आज की क्लास हो जाती है ओवर।